नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू JRF ट्यूबलाइट चैनल। दोस्तों, आप सबका स्वागत है। ये लेक्चर सीरीज़ की पहली वीडियो है। आज हमारा टॉपिक है जॉन लॉक। जॉन लॉक के बारे में हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट सारी बातों को समझेंगे, जानेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब तैयार हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। जॉन लॉक जो थे, इनका जन्म 1632 इंग्लैंड में हुआ था। ये अंग्रेज़ राजनीतिक विचारक हैं। लॉक को उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। उदारवाद के बारे में हम लोग एक बेसिक सी जानकारी जान लेते हैं कि यह व्यक्ति को विवेकशील मानता है और व्यक्ति को अधिकतम समानता प्रदान करके सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना चाहता है। ये उदारवाद का प्रमुख लक्षण है। जॉन लॉक के ऊपर औद्योगिक क्रांति और गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड की जो हुई थी 1688 में, उसका बहुत प्रभाव पड़ा। क्या है गौरवपूर्ण क्रांति? इसमें मोनार्की को हटा करके पार्लियामेंट्री सिस्टम को लागू कर दिया गया था। लॉक की 3 प्रमुख पुस्तकें हैं दोस्तों। पहली पुस्तक है टू ट्रीटीज़ ऑन गवर्नमेंट, 1690 में लिखी गई है। वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन के ठीक 2 साल बाद। इसमें रॉबर्ट फिल्मर की इन्होंने आलोचना की है और 1688 में जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई इसको सही ठहराया है। तो अगर प्रश्न बन जाए, ये 2 प्रश्न बन सकते हैं कि रॉबर्ट फिल्मर का विरोध लॉक ने किस पुस्तक में किया है, तो वो है टू ट्रीटीज़ ऑन गवर्नमेंट। या एक सवाल ये बन सकता है कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन का समर्थन या उसे सही किस पुस्तक में बताया गया है, तो आंसर यही होगा, टू ट्रीटीज़ ऑन गवर्नमेंट। दूसरी इनकी किताब है लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन और तीसरी किताब है एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है। देखिए, लॉक कहते हैं कि हमें सरकार की ज़रूरत क्यों है। ये जो राजनीतिक समुदाय है, इसका उदय कहाँ से होता है। और तीसरी बात, राज्य के द्वारा जो कानून बनाए गए इनका आधार क्या है। देखिए, लॉक का जो स्टेट ऑफ नेचर है, स्टेट ऑफ नेचर मीन्स ये होता है कि ऐसी व्यवस्था जब राज्य नहीं था तब लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, कौन सा कानून चलता था, ये स्टेट ऑफ नेचर के अंतर्गत आता है। तो लॉक का मानना है कि जो स्टेट ऑफ नेचर था इनका, ये बहुत शानदार था, ये बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, लोग शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जो ये गवर्न होता था वो लॉ ऑफ नेचर से गवर्न होता था। लॉ मतलब ये इसका जो शासन संचालन होता था वो लॉ ऑफ नेचर के थ्रू होता था। देखिए, लॉ ऑफ नेचर क्या है, इसमें ये कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, उसका जीवन, उसकी स्वतंत्रता, उसकी संपत्ति जो है वो उसका प्राथमिक अधिकार है और इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप कोई नहीं करेगा। तो ये लॉ ऑफ नेचर एक तरीके का कर्तव्य था कि आप भी उसको वायलेट नहीं करेंगे, हम भी उसको वायलेट नहीं करेंगे। और व्यक्ति को लॉक ने 3 अधिकार दे रखे हैं जिन्हें वो प्राकृतिक अधिकार कहता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि लॉक पहला ऐसा राजनीतिक विचारक है जिसने प्राकृतिक अधिकारों की बात की, नेचुरल राइट की बात की लॉक ने सबसे पहले। तो लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये 3 नेचुरल राइट थे। लॉक कहते हैं कि इनका वायलेशन नहीं किया जा सकता। अब देखिए क्या है कि हो क्या रहा था कि सब लोग अपना जीवन शांति से व्यतीत कर रहे थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि संघर्ष शुरू हो गया। तो इसके लिए हम लोग थोड़ी सी एक जानकारी ये ले लेते हैं कि जो लॉक हैं इनको, एक सेकंड दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लॉक जो है ये पहला ऐसा विचारक है जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात की। लॉक पूरे राजनीतिक विचारकों के इतिहास में पहला ऐसा राजनीतिक विचारक है जिसने प्राइवेट प्रॉपर्टी को नेचुरल राइट माना है। इसलिए लॉक को प्रोटो कैपिटलिस्ट भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात की। अब देखिए क्या है कि क्यों ये संघर्ष शुरू हुआ, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इसकी बैक हिस्ट्री में समझ लेते हैं क्या है। देखिए, लॉक का मानना था कि कोई भी जो निर्माता है, अगर वो कोई चीज़ बनाता है तो पूरा अधिकार उसका उस चीज़ पे होगा। समझते हैं इसको उदाहरण से। जैसे मान लीजिए कुम्हार है, उसने कोई घड़ा बनाया तो उस घड़े पर पूर्ण अधिकार जो होगा वो उस कुम्हार का होगा। उसको कोई वायलेट नहीं कर सकता, उसको कोई छीन नहीं सकता,
उसमें कोई संघर्ष नहीं कर सकता, वो पूर्ण अधिकार उस कुम्हार का है। लॉक कहते हैं कि जब हम अपने श्रम को किसी प्राकृतिक चीज़ से या मिला देते हैं तो वो हमारी संपत्ति बन जाती है। कैसे? जैसे मान लीजिए ज़मीन का एक टुकड़ा खाली पड़ा था, आपने उसकी साफ़ सफाई की, डेंटिंग पेंटिंग करवाई उसका, और उस पे एक घर बना लिया, तो वो घर क्या हो गया? आपका अब प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया। मतलब आपने किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट में अपना लेबर मिला दिया, तो वो आपका प्रॉपर्टी बन गया प्राइवेट। अब देखिए क्या हुआ कि क्यों संघर्ष से शुरू हो गया। मैंने आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी। हुआ ये कि मामला वहाँ पर ये खड़ा हो गया कि अच्छा सुनिए, यहाँ पर एक और बात हम यहीं समझ लेते हैं, फिर आगे समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। लॉक कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो इन्होंने सिद्धांत दिया, इसमें से इन्होंने स्वतंत्रता के सिद्धांत को जोड़ा। कैसे जोड़ा? देखिए, लॉक का मानना ये है, लॉक ये कहते हैं कि जैसे ईश्वर है, ईश्वर ने सब मनुष्यों को बनाया है। ठीक है दोस्तों, ईश्वर ने सब मनुष्यों को बनाया है, तो मनुष्यों पर अधिकार केवल ईश्वर का होगा, किसी और का नहीं होगा। मनुष्य पर कोई और शासन नहीं कर सकता उनकी इच्छा के बिना। लॉक यहाँ पर इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इंडिविजुअल लिबर्टी की, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इंडिविजुअल लिबर्टी की लॉक बात करते हैं। हॉब्स इससे पहले ये बात नहीं करता है। लॉक का कहना है केवल भगवान जो है, ईश्वर जो है, वही व्यक्ति का जीवन और उसकी संपत्ति, उसकी स्वतंत्रता छीन सकता है, कोई और नहीं। उसके ऊपर कोई और शासन कर ही नहीं सकता। सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं। देखिए, इससे पहले के थिंकर्स में दास प्रथा को कुछ लोग सही बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि कुछ लोग तटस्थ रहते हैं, लेकिन लॉक पहला ऐसा विचारक है जिसने विरोध किया है यहाँ पर कि कोई किसी की लाइफ के बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकता, पूरी तरीके से स्वतंत्र है इंसान, प्रत्येक इंसान स्वतंत्र है। अब देखिए, जो ये लॉ ऑफ नेचर था, ये एक प्रकार की ड्यूटी थी। आप ध्यान से देखिए इसको, आप खुद समझ जाएंगे बात को। लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है कि कोई किसी के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करेगा। कौन से अधिकारों का? जीवन के अधिकार का, स्वतंत्रता के अधिकार का, संपत्ति के अधिकार का। तो जो लॉ ऑफ नेचर है, ये एक प्रकार की ड्यूटी है। आप देखिए ध्यान से, एक प्रकार की ड्यूटी है। और जो नेचुरल राइट हैं ये तीनों, ये तो हमारे अधिकार हैं, तो वो ड्यूटी है और ये राइट है। तो लॉक क्या कहते हैं कि जब इस संपत्ति को लेकर के धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने अपनी संपत्ति अर्जित करना शुरू कर दिया। ये प्राकृतिक अवस्था की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, अब ये याद रखिएगा, मैं प्राकृतिक अवस्था के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। प्राकृतिक अवस्था में लॉक ने जो ये संपत्ति का सिद्धांत बनाया कि ए क्रिएटर हैज़ द राइट ओवर व्हाट ही क्रिएट्स, एक निर्माता को अपनी बनाई हुई चीज़ पर पूर्ण अधिकार होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि जब देखिए, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन्होंने बताया, ये आप ऐसे समझ लीजिए। लॉक ने क्या कहा कि प्राकृतिक अवस्था जो थी उसमें सभी व्यक्तियों के लिए समान चीज़ें अवेलेबल थीं, सभी को समान रिसोर्सेज प्राप्त थे, सब लोग अपनी संपत्ति का सृजन कर सकते थे। तो हुआ क्या, लोगों ने संपत्ति सृजन में हरामखोरी शुरू कर दी। क्या कर दी? लोग ज़्यादा संपत्ति बनाने के चक्कर में एक दूसरे के अधिकार को वायलेट करने लगे। अब चूंकि इन नेचुरल लॉ को व्याख्यायित कौन करता, जिसके माध्यम से प्राकृतिक अवस्था चल रही थी, जिसे उल्लंघन कर दिया तो कौन देखेगा, इसे लागू कौन करेगा। अब लोग क्या हुआ, जो प्राकृतिक अवस्था थे जो अब तक अच्छी चली आ रही थी, वो प्रॉपर्टी की वजह से बिगड़ गई। सब लोग अपने न्यायाधीश समझने लगे, प्रशासक समझने लगे खुद को। अब संघर्ष प्रारंभ होने लगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि लॉक दो समझौते का सिद्धांत देते हैं। दो समझौते होंगे। पहला, नागरिक जो है वो मिल करके नागरिक समाज बना लेंगे, और फिर नागरिक समाज जो है मिल करके राज्य बना लेगा। अब देखिए क्या है, अब देखिए दोस्तों क्या होगा कि दो प्रकार के मैंने बताया समझौते होंगे। अब आप देखिए, अब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब दो प्रकार के समझौते होंगे। ये समझौते क्यों होंगे, मैंने आपको बताया कि जो नेचुरल राइट थे इनका वायलेशन होने लगा था प्राइवेट प्रॉपर्टी को सृजित करने की वजह से। तो अब क्या होगा कि दो प्रकार के समझौते होंगे, एक से नागरिक समाज बनेगा और एक से राज्य बन जाएगा। राजनीतिक वो नागरिक समाज मिलकर के राज्य बना लेंगे, नागरिक मिलकर के नागरिक समाज बनाएंगे, और राज्य को एक अधिकार दे दिया जाएगा, उसका नाम होगा दंड का अधिकार। राज्य को केवल दंड का अधिकार दिया जाएगा, बाकी कोई अधिकार राज्य को नहीं दिया जाएगा। अब देखिए, सामाजिक समझौते के बेसिक फीचर हम लोग जान लेते हैं। ये समझौता जो होगा वो आम सहमति से होगा।
नागरिक जो है अब समाज से राजनीतिक समाज में परिवर्तित हो जाएंगे। मतलब लॉक की जो सामाजिक अवधारणा थी वो पूर्व सामाजिक थी, पूर्व राजनीतिक नहीं थी। अब तीसरी बात देखिए, जो निर्णय लिए जाएंगे वो बहुमत से लिए जाएंगे। तो इन निर्णयों को लेगा कौन? तो इसके लिए एक सरकार अपॉइंट की जाएगी। ये सरकार 3 तरीके के कार्य करेगी दोस्तों। पहला, जीवन रक्षा, स्वतंत्रता की रक्षा, संपत्ति की रक्षा। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देने लायक ये है कि लॉक ने सरकार के रूप पर चर्चा नहीं की, गवर्नमेंट के फॉर्म पे चर्चा नहीं की। वो मोनार्की हो सकती है, एनार्की हो सकती, डेमोक्रेसी हो सकती, ओलिगार्की हो सकती, कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है। लॉक ने इसके बारे में अपने सामाजिक सौंदर्य सिद्धांत में कुछ नहीं बताया दोस्तों। इसको हमेशा याद रखिएगा। ये कूट में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लॉक ने लोकतंत्र का समर्थन किया, लॉक ने साम्यवाद का इस तरीके के सवाल आ सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लॉक ने सरकार को 3 काम दिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फेडरेटिव। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो थी उसका काम था लॉ ऑफ नेचर को इन्फोर्स करना। लॉ ऑफ नेचर क्या है मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, इनका वायलेशन कोई नहीं करेगा, ये लॉ ऑफ नेचर है। ठीक, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का क्या काम है? लॉ ऑफ नेचर को इन्फोर्स करना। और जो फेडरेटिव है इसका काम होगा कि जो फॉरेन अफेयर्स हैं, जो दूसरे देश हैं, उनसे अपना कैसा संबंध हो, इन सब के बारे में चर्चा होगी। अब हम यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये देखेंगे कि लॉक ने सबसे पहले एक और सिद्धांत दिया जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ कंसेंट कहते हैं, सहमति का सिद्धांत कहते हैं। देखिए, इससे पहले किसी विचारक ने कंसेंट थ्योरी नहीं दी। हुआ क्या, लॉक का मानना है कि जो समझौता होगा वो आम सहमति से होगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया। तो बात क्या है कि जो आम सहमति से जब होगा तो जो सरकार को वैधता मिलेगी वो भी आम सहमति से मिलेगी। यहाँ पर कंसेंट में भी 2 तरीके कंसेंट ये बताते हैं। एक तो एक्सप्रेस्ड कंसेंट बताते हैं कि खुली सहमत, कि हम राज्य के समर्थन में हैं, और दूसरा एक है एसिड कंसेंट। इसमें क्या कहते हैं कि मूक सहमति। इसको समझ लेते हैं क्या है। कुछ लोग क्या होता है कि सरकार को खुला समर्थन नहीं देते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा प्रदान की गई चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे सड़क हो गई, बसेस हो गई। मतलब इस एग्जांपल अभी समझ लीजिए, उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं को इस्तेमाल करके राज्य के होने की मूक सहमति देते हैं, उसकी वैधता की मूक सहमति देते हैं। अब देखिए, तीसरी बात क्या है जो लॉक के सिद्धांत की है, वो है विड्रॉल ऑफ कंसेंट, राइट टू रिवोल्ट। लॉक पहले ऐसे विचारक हैं जो सरकार के विरुद्ध विरोध करने का, क्रांति कर देने का अधिकार देते हैं। ये क्रांति क्यों करनी चाहिए? लॉक का मानना ये है, कब करें क्रांति, कि जब स्टेट जो है, सरकार जो है, लॉ ऑफ नेचर को इन्फोर्स ना कर रही हो, नेचुरल राइट का वायलेशन कर रही हो, या नागरिकों के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दे। तो लॉक ये कहते हैं कि ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, सत्ता परिवर्तन कर देना चाहिए। इसी आधार पर इन्होंने ग्लोरियस रेवोल्यूशन को सही बताया। अब दोस्तों देखिए, हम लोग यहाँ पर छोटे छोटे टॉपिक कवर कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा मूल उद्देश्य ये है कि आपको मैं बेसिक समझ एक वीडियो में बता दूं, दूसरी वीडियो में बुक्स, स्टेटमेंट और उनसे संबंधित क्वेश्चंस, PYQ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सब कुछ हम दूसरी वीडियो में कवर करें। मैंने आपको यहाँ पे सामाजिक समझौता सिद्धांत समझा दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ कंसेंट समझा दिया, प्राइवेट प्रॉपर्टी सिद्धांत समझा दिया, और राइट टू रिवोल्ट समझा दिया। अब आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा कि धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। दोस्तों, अंत में मैं आपसे बस एक बात ये कहना चाहता हूँ, ये मेरा पहला वीडियो है इस तरीके का, तो अगर मैं कहीं पर भी नर्वस हो गया हूँ या कोई कॉन्सेप्ट ना समझा पाया हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उस पर अगली वीडियो में सुधार करूँगा। और हमारी अगली वीडियो जॉन लॉक पर ही होगी, जिसमें उनकी बुक्स के बारे में, स्टेटमेंट्स के बारे में, उदारवाद के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, और उनसे संबंधित जो हमने वादा किया था आपको क्विज करवाने का, वो क्विज के 30 सवाल, ये निश्चित है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पहला वीडियो है तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए आप लोग भी। अपने पास दिक्कत है थोड़ी सी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप सब समर्थन कर रहे हैं मेरा। और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।